हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने इस चैनल में सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में ऐसे छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये जो नॉर्मली जुडिशरी में कम आता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको डावरी प्रोहिबिशन मतलब कि ये दहेज को लेकर के नॉलेज होनी चाहिए। इस पहले मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, जिससे कि अगर कोई ऐसा आदमी देख रहा है जो लॉ स्टूडेंट नहीं है तो उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और वो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, किसी को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। पढ़े लिखे मतलब नॉर्मली समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को कवर कर रही हूँ। साथ में लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसमें कि हम पूरा सेक्शन मतलब पूरा एक्ट कवर करेंगे और साथ में कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और हमारे लॉ वाली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा डावरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या बोलता है। पहली बात, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट क्यों लाया गया। पहले के टाइम में दहेज को देना लेना स्टार्ट हुआ है ना, फिर ये चीज़ें बढ़ती गई। डावरी मतलब कि दहेज लेने देने से चीज़ें बढ़ तो रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इस दहेज को लेने से कई लोगों की ज़िंदगियों में मतलब कि कई लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी। अब प्रॉब्लम्स लाइक यार फादर्स की प्रॉब्लम समझते पहले कि क्या हुआ कि यार उसने यार अपनी बेटी को 10 लाख दिए थे, मैं तो 10 लाख कहाँ से जुटाऊँगा। आपको कहीं ना कहीं से बेच बूझ के सब कुछ करके वो 10 लाख इकट्ठा करेगा। अब फिर वो ज़िंदगी भर भले भीख मांग के खा रहा हो, ठीक। पहली ये चीज़ सिचुएशन हो गई। लड़कियों को मारने लगे, लड़कियों की डेथ्स होने लगी। भाई डावरी मांग रहे हैं, दहेज नहीं मिल रहा है तो लड़की को तंग करने लगे, परेशान करने लगे। कई बार वो लोग खुद मार देते हैं, कई बार होता है लड़कियां खुद सुसाइड कर लेती हैं, इतना ज़्यादा हैरास हो चुकी होती हैं, ठीक है। इसलिए ये डावरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया है। और आईपीसी में ऑलरेडी डावरी डेथ को लेकर के प्रोविजंस हैं, लेकिन ये अलग से एक और एक्ट लेकर के आया गया जिसमें कि मतलब सेक्शंस, कुछ ही सेक्शंस हैं, है ना, जो कि हम लोग बहुत ब्रीफ बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ एक बार में ही समझ में आ जाए, आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि 10 ही सेक्शन है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या है कि हर एक चीज़ का सीक्वेंस होता है ना, पहले 1 आता है, फिर 2, 3, 4। तो इसी तरह पहले इंट्रोडक्शन है, पहले दहेज लेना, दहेज की क्या डेफिनेशन है, फिर उसकी पनिशमेंट क्या है, क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या क्या लोग आते हैं, किस किस से डावरी ले सकते हैं तो वो प्रोहिबिट है। तो ये चीज़ें ऐसे करके सीक्वेंस में बताई गई हैं। तो अब हम लोग एक्ट को पढ़ लेते हैं। जो अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट नहीं है जो देख रहा है, वो भी पूरा छोटा ही लेक्चर होगा, आप डेफिनेटली देखेगा। आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर वालों में ही हो तभी आपको नॉलेज हो। आपके आस पड़ोस में कुछ गलत हो रहा हो, दहेज के चक्कर में कोई परेशान हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन फर्स्ट। तो ये सेक्शन फर्स्ट में क्या वही चीज़ें होती हैं कि क्या वो एक्सटेंट क्या है, क्या वो चीज़ें हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझ। पहली बात, एक बहुत अच्छी इस डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मतलब क्या है ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। इसका मतलब ये, अगर इस सिचुएशन में लड़का हो यानी बॉय हो, मैन हो या वीमेन हो, अगर कोई भी दहेज लेता है, देता है या अबेट करता है, इस केस में दोनों के दोनों ही लाइबल होंगे। मतलब हर जगह आप लोग देखते होंगे ना, मतलब कि अगर लड़की के साथ ऐसा होता है तो ये हो जाएगा, अगर लड़के के साथ ये होता है तो वो हो जाएगा, है ना। तो उस केस में, एक मिनट, तो इस केस में लड़की और लड़के दोनों ही लाइबल होंगे। मतलब अगर लड़कियां वीडियो देख रही हैं तो आप भी दहेज गलती से मत मांगिएगा, आप भी मांगते हैं तो आप इन सब सेक्शंस के अंदर घिर जाएंगी, ठीक है। चलिए सेक्शन 1 हमारा शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंट, होल इंडिया में अप्लाई होता है। शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल हमारा डावरी प्रोहिबिशन एक्ट।
1961, जिसको हम DPA भी बोलते हैं, DPA, और मैं भी आगे से भी DPA ही बोलूँगी तो आप समझिएगा, ठीक। अब सेक्शन 2 बोलता है डावरी की डेफिनेशन, यानी दहेज जो है, दहेज की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो डावरी ये है एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखिए, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी हमारे आईपीसी का सेक्शन 30 आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। और ऐसी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अब क्या घास फूस तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती नहीं है, सोना हो गया, कोई ऐसे मतलब कि चीज़ें हो गई जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। और प्रॉपर्टी में जैसे मूवेबल इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी आती हैं, ठीक है। और जो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको लिया दिया, गिविंग या टेकिंग यानी देना, लिया या दिया, और या तो अग्री। अब इसको समझिए क्या है, मतलब देखिए, अगर किसी प्रॉपर्टी को आपने दहेज के लिए लिया, कोई चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, दिया या लिया या तो लेने के लिए अग्री किया, तो चाहे वो डायरेक्टली आपने मांगा गया हो, मतलब आपसे डायरेक्टली मांगा गया हो, चाहे इनडायरेक्टली मांगा गया हो, है ना। अब लोग मतलब कि अरे ये तो आप अपनी लड़की को ही गिफ्ट दे रहे हैं, ये हम थोड़ी ना रखेंगे, अब गाड़ी लेके आएंगे, आपकी बेटी ना बैठ के आपके घर वापस आएगी, तो ये चीज़ें कह करके फिर दहेज की मांग करते, भैया दे दो, है ना। और जैसे लड़का मांग सकता है, मैन मांग सकता है, वीमेन मांग सकती है, एक दूसरे से मांग सकते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, उसके पेरेंट्स मांग सकते हैं, किसी भी पार्टी के पेरेंट्स से पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स ही तो ना, पेरेंट्स से पेरेंट्स मांगे, या फिर जो मस्जिद दूल्हा दुल्हन है वो मांगेंगे, चाहे वो शादी के टाइम हो यानी बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, है ना, मतलब बिफोर मैरिज हो या फिर आफ्टर मैरिज हो। अब इसको थोड़ा सा खुले से दिमाग से समझिएगा। ऐसी कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई लेता या देता है या अग्री करता है लेने से, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, किसी ने भी मांगा हो, माँ हो, पापा हो, बाप हो, भाई बहन हो, या खुद हस्बैंड और वाइफ हो, चाहे वो शादी से पहले मांगी गई हो चाहे वो शादी के बाद मांगी गई हो, वो दहेज के श्रेणी में आता है, वो दहेज की डेफिनेशन में आता है, यानी वो डावरी की डेफिनेशन में आता है। पर इसका मतलब कि डेफिनेशन यही है, पर इसका एक्सेप्शन है इसका कि अगर आपको समझ में ना आए, मैं फिर से कह रही हूँ, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। हम इसका शॉर्ट वीडियो तो आपके लिए ला ही सकते हैं ना, तो बिल्कुल झिझकिएगा मत कमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसका एक्सेप्शन ये बोलता है, हम लोग मुस्लिम लॉ में देखते हैं मेहर दी जाती है ना। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो मुस्लिम लॉज में, मुस्लिम जो धर्म है उसमें मेहर दी जाती है। मेहर वो अपनी बेटी को देते हैं, है ना, एज अ टोकन ऑफ लव टाइप ऐसे करके मुस्लिम अपनी बेटी को मेहर देते हैं। हिंदू मैरिज में जो मैरिज को एक सोलोमनाइज एक सैक्रामेंट माना गया है, पर जो और मुस्लिम मैरिज है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो उसमें जो मेहर दी जाती है वो डावरी की डेफिनेशन में नहीं आती है, वो डावरी की डेफिनेशन में नहीं आती, वो होती है डावर, ठीक है। ये चीज़ एक्सेप्शन है। पर मान के चलिए मुस्लिम महिला है,
उसको उसके जो इन लॉज हैं वो पैसे मांग रहे थे। उस केस में क्या हुआ, वीमेन की डेथ हो गई, या हो सकता खुद ससुराल वालों ने मार दिया हो, या हो सकता उसने सुसाइड कर लिया हो कि सिर्फ इस उत्पीड़न को लेकर के। तो ये जो प्रोहिबिशन एक्ट है हमारा, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो आ जाएगा हमारा लाइट में। ये यहाँ पे हमारा प्रोहिबिशन एक्ट आएगा, हमारा ये प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पर जो डावर है, महर है, उसमें हमारा डावरी की डेफिनेशन नहीं आती है, ठीक। अब ये तो हमारा क्लॉज सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 3 में पेनल्टी दी हुई है अगर कोई डावरी मांगता है या देता है या लेता है या अबेट करता है तो, ठीक है। तो इसमें पेनल्टी की बात की जाए तो पेनल्टी 2 सेक्शन में दी गई हैं, ठीक है। आप उसको सेक्शन 3 पहले ही पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 4 पढ़ेंगे, है ना। तो पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चार्ट में दूँगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो पेनल्टी पहला दिया हुआ है सेक्शन 3 में, दूसरा दिया है सेक्शन 4 में, ठीक है। अब सेक्शन 4 और सेक्शन 3 में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ। चलिए, इसमें बोला है अगर कोई भी दहेज को मांगता है या देता है या तो अबेट करता है। अब अबेट क्या है, अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये होता है कि यार सास कहती यार मैं तो अपने ससुराल से ये गाड़ी लेके आई थी, प्रॉपर्टी मेरे बाप ने दिया था, ये दिया था, वो दिया था, और ये कुछ भी नहीं ला रही। भाई तुम भी मांगो, तुम सरकारी नौकरी वाले हो तो तुम्हें भी इतना तुम्हें मिल दीजिए। भाई आजकल क्या होता है ना, सरकारी नौकरी है तो बोली लगती है एक तरीके से देखा जाए। अगर सरकारी नौकरी पे छोटे पद पे है तो इतना रुपया मिलेगा, अगर ज़्यादा बड़े पद पे है तो उतना पैसा मिलेगा, साथ में प्रॉपर्टी भी मिलेगी, ऐसा चलता है, ठीक है। कोई नया नहीं बता रही हूँ, आपको मालूम है। अगर ऐसा कोई करता है तो पनिशमेंट सेक्शन 3 के अंदर पनिशमेंट 5 ईयर तक के जेल यानी इम्प्रिजमेंट, ठीक, और फाइन 15,000 तक पड़ सकता है। पर इसमें एक चीज़ है, कोर्ट के पास पावर है कि उसको 5 ईयर तक दे सकता है, लेकिन वो चाहे तो 3 मंथ दे दे, 1 साल दे दे, 4 साल दे दे, वो कोर्ट्स पे डिपेंड है, केस के नेचर के हिसाब से देखा जाएगा। पर हमारे जो बिहार में है, बिहार में एक मिनिमम इम्प्रिजनमेंट की मंथ बताया है कि 6 मंथ से कम की आप दे ही नहीं सकते, और हर जगह चाहे जितना दे सकते हैं, मतलब कि 5 साल तक के, मतलब कि कहीं भी चाहे महीना भर के दे दो, चाहे जितने भर की दे दो, वो केस के नेचर के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। पर इस सेक्शन 3 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जान लेते हैं क्या एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर शादी हो रही थी तो बाप ने क्या किया, कुछ प्रेजेंट दे दिया, मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया अपनी बेटी को शादी होने के टाइम। जैसे कि क्या होता है, कुछ वैल्यूएबल, चाहे सिक्योरिटी दे दी, चाहे प्रॉपर्टी दे दी, अब टू उसके फादर के ऊपर कि वो गिफ्ट के नाम पे, प्रेजेंट के नाम पे क्या दे रहे हैं, है ना। और दूसरा, जैसे कि प्रेजेंट दे रहे हैं, मान के चलिए ये 100 एकड़ की ज़मीन दे रहे हैं। अब क्या है, प्रेजेंट की लिस्ट दी हुई है, रूल्स की लिस्ट दे रखी है, कौन से कैसे प्रेजेंट्स आप दे सकते हैं, ठीक। पहली बात ये हो गई, ठीक। और दूसरी बात ये हो गई, अब जैसे कि क्या होता है, कई बार देखा जाता है लोग दिखावे के चक्कर में कमाई 1000 रुपये होती है और 10,000 शादी में उड़ा रहे होते हैं, ये चीज़ देखी जाती, आम बात है। तो उस केस में पहली बात देखिए, अगर कोई डावरी दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, तो उसके कई बार देखा जाता है, कई जो हमारी जाति धर्म इन सब में देखा जाता है, कई कैटेगरीज में देखा जाता है, एक कस्टम होता है अपनी बेटी को ये चीज़ें देने की। कस्टम होता है कि लड़की को मंगलसूत्र पहनना है तो वो लड़के के यहाँ से आता ही आता है। अगर वो हो, कई बार कहीं जगह देखा जाता है कि वो लड़की के यहाँ से जाता ही जाता है। कस्टम अगर ऐसा है तो उस चीज़ को एक्सेप्शन में दिया गया है, तो उसमें पेनल्टी नहीं दी जाएगी, ठीक।
और दूसरा है कि ये जो प्रेजेंट दिया जा रहा है ना, वो जो पिताजी शादी कर रहे हैं, जो शादी कर रहा है उसकी सैलरी को देख के किया जाएगा। भैया तुम कमाने वाले हो 10,000 और 10 लाख शादी में कहाँ से खर्चा कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन करने वाला हो जाएगा ना। तो इसमें ये चीज़ें एक्सेप्शन के अंदर आती हैं। अब आ जाइए सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है, अब देखिए, अब डिमांड, चाहे जो हमने डिमांड डावरी की है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब कौन कर सकता है? कोई भी डिमांड या फिर तो डायरेक्ट हो जाएगी या फिर तो इनडायरेक्ट हो जाएगी, है ना। तो कौन कर, अब कोई डिमांड हुई, अब करेगा कौन? उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, रिलेटिव्स कर सकते हैं, उसके गार्जियंस कर सकते हैं। अगर ये लोग डावरी की डिमांड करते हैं, इस केस में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, तो वो सेक्शन 4 के अंदर आएगा। और उसमें पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर, साथ में फ़ाइन 10,000 का। मतलब अगर सेक्शन 4 के अंदर किसी के ऊपर चार्जेस लगते हैं तो उसको 6 मंथ तक के जेल मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल तक के जेल हो सकती है, और साथ में 10,000 तक के फ़ाइन हो सकता है। इधर 5 साल तक के जेल हो सकती है और हमारे 15,000 तक के फ़ाइन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में आ जाइए, हमारा सेक्शन 4A है। 4A हमारा बताता है एडवर्टीज़मेंट। अब ये एडवर्टीज़मेंट क्या है? आजकल तो ये सब बहुत मतलब कि आम है एडवर्टीज़मेंट। शादी के कई ऐप्स चल गए हैं कि दूल्हा और दुल्हन अपना प्रोफाइल डाल दिया और अगर जिससे मैच करता है वो आपस में बात कर सकता है, शादी कर सकता है। लेकिन इसमें एडवर्टीज़मेंट की बात की है, किसी जैसे कहीं पे पब्लिश करा दिया, है ना। एडवर्टीज़मेंट क्या है? यही तो पब्लिकेशन ही सब तो एडवर्टीज़मेंट के अंदर आता है। चलिए थोड़ा ऐसे समझते हैं। सेक्शन 4A के अंदर एडवर्टीज़मेंट को बैन किया है। अब बैन क्यों किया गया? यार इसमें क्या खराबी थी? ये मुझे शादी करनी है तो फिर ये एडवर्टीज़मेंट क्या बैन कर देंगे? नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा एडवर्टीज़मेंट बैन है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ये है बैन। अपनी बेटी की क्वालिफ़िकेशन दे दो, अपनी बेटी का पूरा बायो दे दो और एडवर्टाइज़ कर दो, पब्लिश कर दो, ये नहीं है गलत, ये पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हो आप मेरी बेटी से शादी करोगे, मेरी बेटी ने MBA किया, अगर मेरी बेटी से शादी करो ना मैं तुम्हें अपनी कंपनी के पूरे शेयर्स दे दूँगा, ये एडवर्टीज़मेंट गलत है, ये कोई नहीं कर सकता है। ठीक। अब जैसे ऑफ़र क्या दे सकते हैं? जैसे कोई प्रॉपर्टी, अगर तुम मेरी बेटी या बेटे से शादी करते हो, मान के चलो क्या होता है, कई बार केसेस में देखा जाता है जैसे कि क्या होता है, लड़का पागल है, ठीक है, और एडवर्टीज़मेंट दे दिया कि अगर कोई भी मेरी बेटे से शादी करेगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी मैं उसके नाम कर दूंगा, है ना। दूसरा, कई बार रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑफ़र जैसे कि शेयर्स दे दूंगा अपना या मनी दे दूंगा, है ना, ऐसे ऑफ़र देता है एडवर्टीज़मेंट में, तो वो गलत है। और एडवर्टीज़मेंट कहाँ देगा? तो वो एडवर्टीज़मेंट हमारे न्यूज़पेपर में दे सकता है, हमारे जर्नल्स में दे सकता है, हमारी मीडिया में दे सकता है। देखिए स्पेलिंग शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर ये सब करता है, प्रिंट या पब्लिश करता है, तो 6 मंथ तक के मिनिमम जेल हो सकती है, 5 ईयर तक के मैक्सिमम जेल हो सकती है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये जो सेक्शन 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ सेक्शन 4A उसी तरह पनिशमेंट देता है कि मैक्सिमम 5 ईयर तक के जेल कर सकते हैं, 15,000 तक के फ़ाइन कर सकते हैं। ठीक, सेक्शन 4 हमारा हुआ पूरा। अब आ जाइए सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 हमारा अग्रीमेंट फॉर डावरी बताता है, यानी दहेज के लिए अग्रीमेंट करना। ठीक है, देखिए अगर
दहेज के लिए कोई भी तरीके का अग्रीमेंट करते हैं। स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिएगा कि यार तुम मुझे इतना ये प्रॉपर्टी पूरी दे दोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा, ये पहले से ही वॉइड है, वो अग्रीमेंट ही वॉइड है। ऐसा कंसीडरेशन जो कि गलत है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे वॉइड हो जाते हैं, वो अग्रीमेंट हमारे वॉइड हो जाते हैं जो कि शून्य है हमारे लॉ के सामने, ठीक, वो किसी काम के नहीं, उसे माना ही नहीं जाएगा। चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 6 बोलता है डावरी फॉर बेनिफिट ऑफ वाइफ एंड हेयर्स। देखिए अब डावरी दी जा रही है, पर वो दी जा रही है कि उसकी जो वाइफ है या तो उसके जो हेयर्स हैं उनके भले के लिए, उनके हित के लिए तब दिया जा सकता है। पर अब देखिए हम लोगों ने अभी जब सेशन शुरू होने से पहले ये पढ़ा था कि ये हमारा जेंडर मतलब कि हमारा ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है ना, पर ये जो सेक्शन हमारा 6 है वो जेंडर बायसनेस दिखाता है। ये वीमेन के लिए दिया गया है ये वाला सेक्शन। भाई महिला और उसके हेयर्स के हित के लिए अगर दी जाती है तो वो मतलब कि यहाँ पे हस्बैंड तो आया नहीं, मेल तो आया नहीं, तो ये वीमेन के लिए आया है ना। तो अगर इस पे लिखा हुआ है पहली बात, अब क्या कहा गया कि उसके लिए जो उसका हेयर्स है, जो कि वाइफ है, अगर उसके लिए डावरी मांगी गई है तो 3 सिचुएशन में उसको कब रिटर्न की जाएगी, तो वो 3 सिचुएशन में रिटर्न की जा सकती है। पहला, अरे यार पहला आफ्टर मैरिज, सॉरी बिफोर पहले लिखते ना, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, और अगर इन सिचुएशन वीमेन माइनर वीमेन है, अगर ऐसी वीमेन उसको प्रॉपर्टी दी जाती है तो बिफोर मैरिज है, अगर दी गई है, लिया है पेरेंट्स ने, उसके इन लॉज ने, तो उसकी प्रॉपर्टी 3 मंथ यानी शादी के 3 मंथ में उसको रिटर्न की जाएगी। ठीक, शादी हो गई, जब डावरी जो ली गई थी उस डेट से 3 मंथ के तक के वो डावरी, उसको वो पैसा, वो प्रॉपर्टी जो भी लिया गया है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर कोई महिला है, छोटी मतलब माइनर महिला है, तो जब वो मेजर होएगी उससे 3 मंथ में, उसे भी 3 मंथ में उसकी जो वो प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये तो हो गई बात हमारी महिला की। अब हमें ये जानना है कि पहले इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। अगर मान के चलिए इन सब में अगर फेल हो जाते हैं, नहीं देते हैं, इनको सही टाइम पे नहीं देते हैं रिटर्न, तब इस केस में 6 मंथ की जेल, यानी पनिशमेंट ये है 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट है ना, और ये मिनिमम है, ये 6 से 2 साल तक के दी जा सकती है। और फाइन हमारा, अगर मान के चलिए जैसे नेचर ऑफ केस देखा जाता है, 6 मंथ की हुई तो 5,000 तक के दे दिया, अगर और ज़्यादा बड़ी तो 10,000 तक के दे दिया। वो नेचर ऑफ केस के पे है कि कितना कैसे उसको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पनिशमेंट की भी बात हो गई। मतलब दहेज आपने लिया या दिया तो देखिए इतना सब चीज़ें भुगत सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर माँ बाप की तरह आपको भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेहतर होगा अवेयर रहिए और ऐसे गलत काम ना करिए, है ना। हमारे जो कई ऐसे 1-2 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लाए हैं, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो ऐसे पेपर साइन करा लिए जाते हैं कि अगर आपने दहेज लिया या दिया तो आपकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी। तो ये भी मतलब रोक रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को परेशानी देखनी पड़ती है। कई बार वो मारी जाती हैं, उसके फैमिली वाले हरास हो जाते हैं, कई बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो इन सबको रोकने के लिए तो स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे, है ना। चलिए
अब आ जाते हैं क्लॉज 2 में, जो कि लीगल हेयर्स की बात करता है। अगर महिला है जो जिसकी डाउरी को वापस करना था 3 मंथ में, अगर वो डाई हो जाती है, डेथ होती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो इसके हेयर्स हैं, वो क्लेम कर सकते हैं उस डाउरी को, ठीक है, उस पैसे को, उस मनी को जो भी उसने दिया हो, है ना। क्लॉज 3 बोलता है अगर महिला मर जाती है, देखिए अगर 7 साल के भीतर मर गई महिला, तो वो जो पैसा है उसके पहले चिल्ड्रंस को मिलेगा। अगर मान के चलिए चिल्ड्रंस नहीं है, तो उस महिला के माँ पापा हैं, फादर मदर हैं, उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए ये अगर लीगल है, जो भी हमारे जो उस वीमेन के हेयर्स हैं या तो उनके माँ पापा हैं, अगर उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो वही 6 मंथ और 2 ईयर तक के जेल हो सकती है और साथ में फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 7 में आ जाइए। सेक्शन 7 बोलता है कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, मतलब कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कौन ले सकता है, कब ले सकता है, कैसे ले सकता है ना, इसके बारे में जानेंगे। चलिए 3 चीज़ें लिखिएगा। पहली बात, ये कॉग्निजेंस लिया कौन लेगा, पहली बात है ना, कौन लेगा, बाय होम, कब लिया जाएगा, व्हेन, कौन लेगी, कोर्ट, ठीक, समझ में, कब लिया जाएगा, कौन लेगी, है ना, आ गया ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या जो हमारे मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, यानी JM फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या तो हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमारे ले सकते हैं कॉग्निजेंस, और इनके ऊपर के ले सकते हैं, यानी नीचे के नहीं ले सकते, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं ले सकते हैं, इनके अबव कोई भी ले सकता है, ठीक। दूसरा, जैसे कि कब लेगी कॉग्निजेंस, है ना, कोर्ट कब लेगी कॉग्निजेंस, कोर्ट तब लेगी या तो उसको खुद से इंफॉर्मेशन मिली हो, है ना, कॉग्निजेंस तभी लेता है ना कोर्ट, तब जब उसे इंफॉर्मेशन आती है, या तो उसे खुद पता चला हो तो कॉग्निजेंस लेगी, या तो किसी पुलिस रिपोर्ट आई हो, कोई पुलिस से नोटिस आई हो, कोई पुलिस रिपोर्ट आई हो, तो उससे कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। अब इसमें कौन कंप्लेंट कर सकता है, तो वो अग्रीव्ड, जो जिस पर्सन से डायरी मांगी गई है, वो अग्रीव्ड पर्सन हो सकता है, कंप्लेनेंट, है ना, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, गार्जियंस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, और साथ में सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट के लोग भी हो सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इनका वेरीफाई करती है, ठीक। साथ में अब जैसे होता है ना कि ये एलिगेशंस लग गए, फिर उसके बाद इसमें ये भी एक पॉइंट दिया है कि प्रोसिक्यूशन उस अग्रीव पर्सन के अगेंस्ट नहीं चालू किया जा सकता है, ठीक। आ जाइए अब सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 पढ़ना है, सेक्शन 8A भी है, तो ये हमारे जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसका नेचर बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं नेचर, इधर सेक्शन 8, इधर सेक्शन 8A, ठीक। तो इसको मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखिए सेक्शन 8 बोलता है अगर कोई भी जो ऐसा जब ऐसा केस आया, वो ऑफेंस है जो वो कॉग्निजेबल हो। अब मैं समझाती हूँ, ये वर्ड्स समझाऊंगी, ठीक है। कॉग्निजेबल हो, नॉन बेलेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल हो, इधर सेक्शन 8 बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि 3 और 4। देखें अब इसको समझते हैं। जो सेक्शन 8 बोलता है जो ऑफेंस है, ठीक है,
वो कॉग्निजेबल होता है ये, है ना। मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि हीनियस क्राइम में आता हो, मतलब कि काफ़ी घातक क्राइम, मतलब काफ़ी बड़ा क्राइम में आता हो, है ना। नॉन बेलेबल, ऐसा क्राइम जिसमें कि बेल नहीं मिल सकती। अब मान के चलिए किसी ने डावरी के लिए एक लड़की को परेशान किया, अपनी वाइफ को परेशान किया, क्यों डावरी के लिए परेशान किया, और एक दिन या तो खुद ने उसने मर्डर कर दिया, तो उसके चलते महिला ने अपनी सुसाइड कर लिया। तो इतना बड़ा केस है वो, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, साथ में नॉन बेलेबल हुआ, मतलब बेल जिसमें जल्दी नहीं मिलती है। दूसरा नॉन कंपाउंडेबल, यानी कंपाउंडेबल नहीं हो, है ना। और सेक्शन 8 बोलता है कि अगर मान के चलिए हस्बैंड पे लगा कि ये डावरी का कोई केस लगा, तो जो हमारा ये, हाँ, अब डावरी का अगर हस्बैंड के पे केस लगा है, ये बताइए हस्बैंड हाँ कर देगा और सज़ा सह लेगा? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको सेक्शन 8A में राइट मिलता है कि तुम अपना काउंटर क्लेम कर सकते हो, है ना। मतलब आप सिर्फ इसका जवाब ना दे कि मैंने नहीं किया, आप इसका काउंटर क्लेम करिए कि मान के चलिए महिला कुछ गलत कर रही हूँ, है ना, वो अडल्ट्री कर रही हूँ और इसको छुपाने के लिए इन्होंने इस पर केस कर दिया हो, तो इसको अगर ये हस्बैंड प्रूफ कर देता है तो वो हस्बैंड के लिए, मतलब कि हस्बैंड अपना आप को प्रूफ कर सकता है कि भाई ये गलत है, ना कि मैं गलत हूँ, है ना। चलिए अब अगर ये प्रूफ कर देते तो भाई इनको रिहायत मिल जाएगी, मतलब रिहा कर दी जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन 9 है। अब 9 और 10 इसके पावर्स को बताता है। जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, कौन बनाएगा इस एक्ट के रूल्स रेगुलेशन, कौन बनाएगा? तो पावर ऑफ मेकिंग रूल्स, ठीक है, समझ जाइएगा ना। ये सेक्शन 9 हो गया, ये सेक्शन 10 हो गया। सेक्शन 9 बोलता है, इसको मैं बोलती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 9 बोलता है अगर भी, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर प्रेजेंट कोई देता है तो उसकी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे कस्टम्स के लिए दिया जाता है, कई बार यूसेज के लिए दिया जाता है ना, और जैसे और बोला गया था जो प्रेजेंट दिया जा रहा है वो रूल्स जो वो बनाएगी, वो जो रूल्स हैं वो कौन रूल्स बनाएगा? तो सेक्शन 9 बोलता है, सेक्शन 9 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रेजेंट्स की लिस्ट बनाएगी, वो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक। और सेक्शन 10 बोलता है जो अब इसके लिए जो हमारा डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके लिए कोई ऑफिसर चाहिए, तो डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक होता है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 10 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली है उसको, जो ऑफिसर है उसको अपॉइंट करने की, और रूल्स प्रेजेंट की बनाने की और ढंग से चलाने की पॉलिसीज़ को वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट ये भी प्रिस्क्राइब करती है क्या लिमिटेशन होंगी उस DPO की, यानी डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की, ठीक। हम लोगों ने सेक्शन 8 भी मिस हो गया था, उसको आप पढ़ लेते हैं। वो बोलता है डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर वो अपॉइंट, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ वो जो प्रेजेंट्स की लिस्ट है और जो पॉलिसीज़ हैं उनको ढंग से चलाने के लिए काम करेगी। और सेक्शन 10 जो हमारा ऑफिसर है, DPO है, उसको सेक्शन 10 स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो जो अपॉइंटमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो इसके फंक्शन और वो सब भी स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी, है ना। जैसे फंक्शंस में क्या देखेगी, जैसे ये ऑफिसर है, देखेगा पूरे सब कुछ ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, पूरा काम चेक करेगी। दूसरा कि जो किसने दिया गिफ्ट कि कहीं लिए, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं दिया गया, किसी ने अबेट तो नहीं किया है ना, या तो उसके एविडेंस को कलेक्ट करेगी। और साथ में एडिशनल फंक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और ऐड करती है वो फंक्शंस भी वो करेगी, और इन सब पे नज़र हमारा स्टेट गवर्नमेंट करेगा ही, है ना। और साथ में ही ये लिखा हुआ है अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर DPO की जगह पुलिस को अपॉइंट कर दे कि इसको देखे, तो उसकी सारी पावर्स उस पुलिस ऑफिसर को मिल सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है।
साथ में ही अगर मान के चलिए डीपीओ को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड को बनाया गया है। एडवाइजरी बोर्ड को बनाया गया है ना, एडवाइजरी बॉडी को बनाया गया है, जिसमें कि जैसे कि 5 मेंबर्स होते हैं, है ना, साथ में 2 महिला मैंडेट है, 2 महिला होनी चाहिए, तो और वो इस डीपीओ की हेल्प करेंगे। ठीक, ये सेक्शन 8B बोलता है। हमारे डावरी प्रोहिबिशन एक्ट होता है ख़त्म। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, दहेज लेते हो तो इतनी सज़ा है, दहेज देते हो इतनी सज़ा। इवन अब अबेट भी करते हो। अब क्या होता है, दोस्त क्या करते हैं, यार मैंने तो अपनी शादी में ये 10 करोड़ मांगे थे और मुझे मिले भी। दूसरा अपना दिमाग घुमा और तू भी मांग, और पता चले वो भी मांग दिए, इस तरह हो जाता है ना। तो अगर आपने एबेट भी किया तो इसको भी डावरी मतलब कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आएगा। एडवर्टीज़ किया कि आप मेरी बेटी से शादी करो, मैं आपको पूरा ये चीज़ दूंगा, पैसा दूंगा, धन दूंगा, दौलत दूंगा, तो ये भी चीज़ इलीगल है। ठीक है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, वैसे तो नहीं होगी, आई एम डैम श्योर, लेकिन फिर भी होती है तो आप कमेंट करिएगा। आपको हम वापस से फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के समझाएंगे, ज़रूर समझाएंगे, आपके कमेंट्स पढ़ के और साथ में उसको समझाते जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हमारे लॉ वाली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू।